स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ऋषभ एकेडमी में। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये हमारा पार्ट डी होने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट सी बनाया था, उसमें जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ को इसमें डिस्क्राइब किया था। तो जिसको न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं समझ में आया वो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके, पिछले वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक वहाँ पे पड़ा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे न्यू यूजर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है आज का, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें सबसे पहले बात आती है कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, मतलब ये इसे किस चीज़ के लिए बनाया गया है, तो इससे हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं, इससे क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि जिस वजह से इस न्यूटन सेकेंड लॉ को बनाया गया है। तो जैसे मान लीजिए दो बॉडीज है, एक हैवी है और एक लाइट है, ठीक है। एक हैवी बॉडी है, एक लाइट बॉडी है, मतलब एक बॉडी ऐसी जिसका मास ज़्यादा है, एक बॉडी ऐसी जिसका मास कम है। अगर उस पर जो है इक्वल फोर्स अप्लाइड किया जाए एट ए टाइम, सेम समय पे, तो ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि जो हैवियर बॉडी है उसमें वेलोसिटी में इंक्रीमेंट नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जो लाइट वाला बॉडी रहेगा, हल्की बॉडी रहेगी, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ध्यान से समझिएगा कि अगर दो बॉडीज हैं, ठीक है, एक लाइट है और दूसरा हैवी है, वो दोनों पर जो है सेम टाइम, ठीक है, सेम फोर्स अप्लाई किया जा रहा है सेम टाइम में, ठीक है। तो देखा जा रहा है कि जो हैवियर बॉडी है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है, लेकिन जो लाइट बॉडी है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा तेजी से इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक बात उस पर और ध्यान देनी है कि उसका जो मोमेंटम होगा, उस दोनों बॉडी का मोमेंटम होगा, वो दोनों ही सेम होगा, ठीक है। बॉडी का मोमेंटम क्या है, दोनों सेम है। तो इसी चीज को द लिंक बिटवीन द फोर्स एंड द मोमेंटम, मतलब जो हम फोर्स अप्लाई किए थे दोनों बॉडी पे और उनका दोनों का जो मोमेंटम है, उसी के लिंक को कहा गया है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इज दैट क्लियर? मतलब हमारे कहने का अर्थ यह है कि द मोमेंटम गेन्ड बाय द बोथ द बॉडी इज द सेम, मतलब उन दोनों बॉडी के द्वारा जो मोमेंटम गेन किया जा रहा है वो दोनों बॉडी का सेम होगा। दोनों बॉडी का मस्ट डिफरेंट है, उस पर सेम फोर्स सेम टाइम पे अप्लाई किया जा रहा है। तो हैवियर बॉडी में जो स्पीड या वेलोसिटी है उसका इंक्रीमेंट कम हो रहा है, जो लाइट बॉडी है उसका इंक्रीमेंट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन दोनों बॉडी का मोमेंटम जो है वो सेम है। इस वजह से जो फोर्स और मोमेंटम के बीच का लिंक है, इसी को जो है न्यूटन के सेकेंड लॉ से एक्सप्रेस किया गया है। न्यूटन का हम लोग सीधा साधा डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब हमारे कहने का ये है कि the rate of देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है किसी भी बॉडी का, वो डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल है हमारे अप्लाइड फोर्स के। मतलब जितना ही ज्यादा हम लोग फोर्स लगाएंगे वो उसका डबल होता जाएगा उसका मोमेंटम। इसका यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है, ठीक है। तो ये था हमारा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स and take place in the direction in which the force is applied, and take place
take place in the direction where the force applied। मतलब कि ये हुआ उसी डायरेक्शन में ये टेक प्लेस हो रहा है जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है, हमारा यही निकला कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, इसी के प्रोपोर्शनल है। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, मोमेंटम में चेंज किस तरह का चेंज आ रहा है, दोनों बॉडीज थी। ठीक है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं जो पहली बॉडी थी B1, पहली बॉडी थी, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसको मान लेते हैं u। इज दैट क्लियर? जो बॉडी फर्स्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मान लेते हैं u, और उसका जो मोमेंटम जो मास है उस बॉडी का उसको मान लेते हैं m। तो यहां से हम लोग क्या मिलेगा हम लोगों को कि द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी m में। कंसीडर ए बॉडी ऑफ, ये हमारा उस बॉडी का मास हो गया, ये इसकी वेलोसिटी हो गई इनिशियल। ठीक है, तो इसका जब हम लोग मोमेंटम निकालेंगे, मोमेंटम मतलब मोमेंटम P निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v माइनस यू mv, मोमेंटम इक्वल टू m इंटू v। यही होता है मोमेंटम, P इक्वल टू होता है मास इंटू इट्स वेलोसिटी। ठीक है, ये बॉडी B1 का हो गया। सेम वही चीज रहेगा B2 का, तो B2 का हमारे पास यहाँ हो जाएगा, इसका वेलोसिटी v, इसका मास रहेगा m। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम P जो होगा वो हमारा हो जाएगा एक सेकेंड, यहाँ हो जाएगा mu और यहाँ हो जाएगा mv। अब फार्मूले में हमारे कहा है कि चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज हो रहा है, मतलब इनिशियल से फाइनल तक जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा कि mv माइनस mu, mv जो है हमारा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं, या हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, हमारे पास आया है v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए यहाँ v माइनस यू अपॉन टी क्या है, एक्सेलरेशन है। क्या है, एक्सेलरेशन है। चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम इज नोन एज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, समय के साथ किसी भी वेलोसिटी में चेंजिंग होना ही एक्सेलरेशन कहलाता है। तो हमारे पास यहाँ मिल गया v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू, हमें मिल गया ये। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं m a। ठीक है, f जो हमारा किसके प्रोपोर्शनल हो गया, m a के। force is directly proportional to the mass and acceleration। is that clear? ठीक है दोस्तों, ये था हमारा, ये सब क्या था, बॉडी 1 थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, मास उसका m था। तो हमने जो मोमेंटम निकाला P इक्वल टू mu हो गया, और सेकेंड बॉडी थी जिसका मास m था, और जो है मोमेंटम उसमें हम लोग फाइंड आउट किए तो mv निकला। तो चेंज इन मोमेंटम अपन टाइम टेकन दिया है तो mv माइनस mu अपन t। तो ये v माइनस u जो है वो एक्सेलरेशन है, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो वहां से हमने क्या किया, v माइनस u इक्वल टू हमने क्या रख दिया a। तो हमें ये मिला कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी भी बॉडी के मास और उसके एक्सेलरेशन पे। अब बात करते हैं आगे। अब इस अगर कांस्टेंट को हटाया जाए, प्रोपोर्शनल को हटाया जाए, तो हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल टू k m a। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स था वो मास और एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड था। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है ये फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन भी बता रहा है। फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बीच का क्या बता रहा है, रिलेशन भी बता रहा है। ठीक है, दूसरी चीज ये निकल गई हमारे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, दूसरा चीज हमें ये मिल गया। अब एक चीज और देख लीजिए कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आल्सो गिव ए मेथड ऑफ मेजरिंग द फोर्स इन द टर्म ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन।
न्यूटन्स हमें ये कह रहा है कि हम फोर्स निकाल सकते हैं किसी भी बॉडी का जो अप्लाइड किया जाता है, किसके टर्म में, मास और एक्सेलरेशन के टर्म में हम इसका फोर्स भी निकाल सकते हैं। ये जो हमारा m है, तो ये फोर्स निकालेंगे हम, वो मास और एक्सेलरेशन के टर्म में भी हम उसको निकाल सकते हैं। ये हमारा दूसरा चीज हो गया। तो अगर F इज इक्वल टू दिया है m में, तो यहां से हम लोग A इक्वल टू लिख सकते हैं F अपान m। मतलब जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो है बॉडी के मास के। एक्सेलरेशन हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसी भी बॉडी के मास के। मतलब किसी भी बॉडी का अगर एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हैं तो मास अगर बढ़ा रहे हैं तो एक्सेलरेशन उसका हाफ हो जाएगा। अगर मास दुगुना है तो एक्सेलरेशन उसका हाफ हो जाएगा। मतलब घटाया, उल्टा रिलेशन होता है इन लोगों का। जो एक चीज एक टर्म में बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, इस तरह से होता है। ठीक है। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। मतलब ये जो एक्सेलरेशन है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो ये एक्सेलरेशन है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन एक्सेलरेशन और मास में अगर इसको बढ़ाया जा रहा है तो ये घटेगा, इसको बढ़ाया जा रहा है तो ये घटेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब आइए आगे देखते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि फोर्स का यूनिट होता है, सब लोग जानते हैं, न्यूटन। लेकिन ये न्यूटन होता क्या है, आखिर ये न्यूटन होता क्या है, इसका डेफिनेशन भी तो पूछना चाहिए। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। हमें पता है फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। न्यूटन हमारा क्या होता है, न्यूटन जो हमारा होता है, न्यूटन इज दैट फोर्स विच व्हेन एक्टिंग ऑन ए बॉडी। न्यूटन एक प्रकार का फोर्स है। न्यूटन अ टाइप ऑफ फोर्स, अ टाइप ऑफ फोर्स, एक प्रकार का फोर्स है। अब क्या है इसके आगे देखते हैं कि ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये एक प्रकार का फोर्स है किसी भी बॉडी का, अगर उसका मास जो है 1 kg हो, उसका मास क्या हो 1 kg प्रोड्यूस कर रहा है। 1 kg मास का कोई भी बॉडी जो है, 1 kg मास का कोई भी बॉडी जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जो है प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसे कहा गया है न्यूटन। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहां तक आगे देखते हैं। अब कुछ एप्लीकेशन देख लीजिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। ठीक है, एक चीज और, अगर कोई भी फोर्स आप न्यूटन सेकेंड लॉ में अगर फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो सपोज करिए कि वो फोर्स माइनस में आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडिकेट फोर्स इज एक्टिंग डायरेक्टली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। मतलब अगर कोई बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, फोर्स हम इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है ये माइनस का साइन इंडिकेट होता है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि अगर माइनस का साइन है तो मूविंग डायरेक्शन जो होगा किसी बॉडी के, उसके जस्ट अपोजिट साइड से जो है हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मतलब अगर हम इधर से चल रहे हैं तो उधर से हमें कोई धक्का देकर जो है स्टॉप कर रहा है हमारे अपोजिट डायरेक्शन से, इस वजह से हमें फोर्स निगेटिव में आ रहा है। ठीक है, आइए एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे आप लोग क्रिकेट सब लोग खेलते होंगे, क्रिकेट में कैच इंपॉर्टेंट थिंग है। तो कैच आप देखिएगा, कैच जब भी कोई फील्डर या कोई भी प्लेयर जब भी कैच को कैरी करता है, ठीक है, तो वो अपना जस्ट ये हैंड है, बॉल आया उसमें डायरेक्ट उसको पीछे की तरफ लेकर क्यों जाता है, उसको बॉल को पीछे की तरफ क्यों लेकर के जाता है, ये इसलिए होता है दिस इज डन टू प्रिवेंट इंजरी टू द हैंड्स। ये जो है हैंड, हाथों में जो इंजरी होने वाली है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए ये जो प्रोसेस है वो किया जाता है। आखिर हाथों में इंजरी आ कैसे सकती है डायरेक्टली, अगर हाथ को हम लोग नीचे ना करें तो। सपोज करिए कि कोई बॉल आ रही है, फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हैज लार्ज मोमेंटम इन स्टॉपिंग द क्रिकेट बॉल इट्स मोमेंटम टू बी रिड्यूस्ड टू 0।
जो क्रिकेट बॉल आता है उसकी मोमेंटम काफी ज्यादा रहती है, ठीक है, उसकी मोमेंटम जो है बहुत ज्यादा रहती है। तो जो ही वो हाथ से टकराता है, ठीक है, इट मोमेंटम हैज टू रिड्यूस टू जीरो, उसका मोमेंटम जो है जब तक जीरो होगा तभी जाके हमको उस जर्क से या उस झटके से या उस इंजरी से बच पाएंगे, ठीक है। लेकिन व्हेन ए क्रिकेट प्लेयर मूव बैक हिज हैंड ऑन एक्टिंग द कैच फास्ट बॉल देन द टाइम टेकन टू रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ बॉल इज जीरो इंक्रीज। मतलब किसी भी बॉल, कोई भी बॉल है उसका मोमेंटम बहुत अधिक रहता है, लेकिन उसके मोमेंटम को लास्ट तक ले जाते उसको टाइम मिल जाता है। सपोज करिए ये हाथ, ये आपका हैंड है, ये बॉल आई, ठीक है, ये बॉल यहाँ है, जो ही यहाँ पर आई डायरेक्ट अगर हाथ इसी तरह से हाथ लगा दिए तो उसका मोमेंटम अधिक रहता है, मोमेंटम की वजह से आपको झटका जोर का लगेगा। लेकिन अगर वही हाथ जो है पीछे की तरफ इस तरह से ले जाते हैं तो टाइम के साथ साथ जो है उसका मोमेंटम घटता जाएगा, ठीक है। इस तरह से जब ऐसे करते हैं तो उसका मोमेंटम लास्ट में जाते जाते उसको जीरो हो जाता है। इस वजह से हमें कोई झटका नहीं लगता है, कोई इंजरी नहीं होती है, ठीक है। ये था मोमेंटम का खेल, ठीक है। अब देखते हैं एक एग्जांपल, जैसे आप कार वगैरह ड्राइव करते हैं, जितने फोर व्हीलर्स होते हैं उसमें सीट बेल्ट लगा हुआ है, ठीक है। आजकल के हर एक कार में, चाहे कोई फोर व्हीलर बाइक्स हो, उसमें सीट बेल्ट प्रिकॉशन के लिए जरूरी होता है। तो देखते हैं कि अ फास्ट रनिंग कार स्टॉप सडनली, जब एक कोई कार जो है स्पीड से चल रही है, सडनली वो स्टॉप होती है तो सबको पता है झटका तो लगना ही लगना है। लेकिन ये किसकी वजह से? मोमेंटम की वजह से होता है, ठीक है। ड्यू टू दिस कार लार्ज मोमेंटम इज रिड्यूस्ड टू जीरो इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। उसका जो कार का मोमेंटम होता है वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। मतलब ये कार थी, स्पीड से चल रही है, यहाँ ब्रेकर आया, ठीक है, जो ही ब्रेकर मारे आप उसका मोमेंटम तुरंत जीरो होता है, बिना टाइम लिए उसका मोमेंटम जो हो जाता है वो जीरो हो जाता है। इस वजह से हमें झटका लगता है, ठीक है। अगर वही कुछ टाइम लगता, मतलब जैसे स्पीड से गाड़ी चल रही है तो उसको धीरे धीरे उसका स्पीड स्लो करेंगे, तब जाकर उसकी मोमेंटम धीरे धीरे कम होती जाती है तो हमें झटका कम लगता है। लेकिन अचानक में ब्रेक लगता है तो मोमेंटम उसका ज्यादा इंपैक्ट करता है हमारे बॉडी पर और हमें झटका ज्यादा लगता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। हम कोशिश किए हैं कि आप लोग को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमें हाँ ये दिक्कत है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि जितने हमारे न्यू विजिट चैनल है, जितने भी हमारे मतलब नए यूजर्स हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे प्लीज सब्सक्राइब करें।